हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। PYQs प्रैक्टिस कर रहे हैं जी हम। ये 7th क्लास है हमारी। दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब आप कर सकते हो। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। थियोरी के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है कि आप 10 मैराथन्स 10 यूनिट्स वाली अपडेटेड मैराथन्स कर लीजिए, वो आपके लिए मोर देन इनफ रहेगी, क्योंकि उसके अंदर नेट के क्वेश्चंस भी यूनिट वाइज कवर करवा रखे हैं मैंने। और बाकी ये वाले क्वेश्चंस हो जाएंगे जो हमारी 10 क्लासेस की सीरीज है। ओके तो ये 7th क्लास में हम एजुकेशनल मेजरमेंट की बात करेंगे। यूजुअली अपना जो सिलेबस है नेट का, उसमें एजुकेशनल मेजरमेंट जो है उसमें ही बाकी चीजें इंक्लूडेड हैं, कि अपनी ब्लूम टेक्सोनॉमी और कई चीजें इंक्लूड कर रखी हैं वहां वाली 7th यूनिट में, जिसमें हम पेडागोजी एंड्रोगोजी और उनकी बात करते हैं। और कुछ पोर्शन जो है मेजरमेंट का वो अपने उसमें डाल रखा है, जैसे ये जेड स्कोर, नोम रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस टेस्ट वगैरह, ये हमने ऑलरेडी किस में ऐड कर रखे होते हैं, 4th यूनिट में, यानी कि आपकी जो रिसर्च वाली यूनिट है, इस इनकी यूनिट्स के हिसाब से बताऊं तो। अदरवाइज अपनी 6th यूनिट है यूजीसी नेट में, तो उसमें आपकी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। ओके तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो घूम फिर के नोम रेफरेंस, क्राइटेरिया रेफरेंस के अराउंड, या फिर आपका सीबीसीएस सिस्टम की फुल फॉर्म, उन्हीं के अराउंड आपको देखने को मिलते हैं। सो वही 34-35 क्वेश्चन ही आपको इस क्लास में देखने को मिलेंगे, बिकॉज बहुत ज्यादा क्वेश्चंस यहाँ से नहीं आते, क्योंकि बेसिक से क्वेश्चंस हैं और इन्हीं में से ही या इसी तरीके का, इसी टाइप का कोई क्वेश्चन जो है वो आ जाता है हर बार। Measurement differs from evaluation because measurement is only quantitative, occurs only at the end of session, makes value judgment based on criteria, is only qualitative. So देखो हमेशा याद रखना, ये टेस्ट होता है, टेस्ट के बाद आप मेजरमेंट करते हो, दैट मीन्स मेजरमेंट में टेस्टिंग इंक्लूडेड है। फिर आप असेसमेंट करते हो, यानी कि असेसमेंट में आपकी मेजरमेंट और टेस्टिंग दोनों इंक्लूडेड हैं। और फिर आप इवेल्युएशन करते हो, तो इवेल्युएशन में आपका असेसमेंट, मेजरमेंट और टेस्टिंग तीनों चीजें आ जाती हैं, और उसके साथ साथ इवेल्युएशन में आपका वैल्यू जजमेंट आ जाता है। सो ये मेन चीज है, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कोई चीज याद रखने की जरूरत नहीं है। सो मेजर यानी आपने टेस्टिंग की, उसके बाद जो आप नंबर दे रहे हो, तो जो मार्क्स वगैरह दिए हैं आपने, दैट इज मेजरमेंट। सो मेजरमेंट क्वांटिटेटिव होती है, इवेल्युएशन वैल्यू जजमेंट के साथ आता है। सो मेजरमेंट डिफर्स फ्रॉम इवेल्युएशन बिकॉज इट इज ओनली क्वांटिटेटिव। एंड ऑफ द सेशन, मिड ऑफ द सेशन, ड्यूरिंग द सेशन की जब हम बात करते हैं तो वो समेटिव फॉर्मेटिव वाले क्राइटेरिया में चला जाता है। Okay, which of the following test is made by a teacher in a classroom? So teacher जो टेस्ट बना रहा है वो क्राइटेरिया रेफरेंस भी हो सकता है, नोम रेफरेंस भी हो सकता है, तो टीचर पे डिपेंड करता है ना कि वो कैसा टेस्ट बना रहे हैं। ओके तो दोनों के दोनों सही आंसर है, ए एंड बी आपका सही रहेगा। Summative assessment is used for which of the following? Providing feedback during the session, modifying teaching techniques, assigning a grade to learners' achievement and promotion, और diagnosing specific learning difficulties। तो ये आपका diagnostic assessment रहेगा, diagnostic, ठीक है। जो लास्ट स्टेटमेंट है ये डायग्नोस्टिक असेसमेंट की स्टेटमेंट है। ड्यूरिंग द लेसन की जो है वो फॉर्मेटिव असेसमेंट की स्टेटमेंट है, फॉर्मेटिव, ठीक है। उसी में ही आप टीचिंग टेक्निक्स भी मॉडिफाई कर सकते हो, लेकिन जब आप एक ग्रेड प्रोवाइड करते हो, उसको अगली क्लास में प्रमोट करने की बात करते हो, तो वो आपका समेटिव असेसमेंट में आएगा एट द एंड ऑफ द सेशन। ओके The use of e-portfolios in educational assessment primarily supports continuous documentation of learner progress and reflective practice. So e-portfolio के यूज की बात हो रही है। एलिमिनेशन ऑफ क्वालिटेटिव असेसमेंट मेथड्स, तो ऐसा तो नहीं है कि पोर्टफोलियो के यूज से ये चीज एलिमिनेट हो रही हो। रिप्लेसमेंट ऑफ फॉर्मेटिव इवेल्युएशन, सारे इवेल्युएशन अपनी जगह पे ठीक है, हम किसी भी इवेल्युएशन को रिप्लेस नहीं कर रहे हैं। और नॉम रेफरेंस, रैंकिंग ऑफ स्टूडेंट्स ओनली, ये ओनली वाली चीज गड़बड़ है। ओके तो बिल्कुल ई पोर्टफोलियो जब आप यूज करोगे तो ये कॉन्टिन्यूस डॉक्यूमेंटेशन को सपोर्ट करेगा, लर्नर की प्रोग्रेस को देखेगा, रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस में हेल्प करेगा। सो ए ऑप्शन आपका सही आंसर है जी। देन है फाइंड द ओड वन आउट अमंग द फॉलोइंग, ब्लूम अप्रोच, मैगर अप्रोच, मिलर अप्रोच या फ्लैंडर अप्रोच। तो देखो मैगर, मिलर, ब्लूम, ये सारे के सारे टीचिंग, ऑब्जेक्टिव, इन चीजों से रिलेटेड हैं। ये आपका फ्लैंडर का जो अप्रोच है ये टीचर से रिलेटेड है जी। टीचर का जो टीचर के इंटरेक्शन को, या टीचर स्टूडेंट इंटरेक्शन, तो हम टीचर को इसके अंदर क्या कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इवेल्युएट कर रहे हैं। तो डी ऑप्शन डिफरेंट है आपका।
What is the major consideration in the validation of an assessment instrument? So validation of assessment instrument में आप क्या चीज consider करोगे? Comparisons avoid करना with other measures of performance या avoiding factors affecting performance, comparing the assessment task with specifications describing the domain being measured या studying only the positive intended effect. So देखो only तो वैसे ही गड़बड़ हो जाता है, ठीक है. So आप जब assessment इंस्ट्रूमेंट का मतलब आप जब होता है ना इंस्ट्रूमेंट को असेस कर रहे हो, सो उस टाइम पे आप किन चीजों का ध्यान रखोगे? आप असेसमेंट टास्क को कंपेयर करोगे जो भी डोमेन आप मेजर करना चाह रहे हो. तो सी ऑप्शन बढ़िया है जी. One critique of Tyler's model of evaluation is that it is too focused on. So Tyler के मॉडल में 4 स्टेप्स आते हैं और वो चारों के चारों ही मेजरली आपके उसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स पे, ऑब्जेक्टिव्स के हिसाब से आप फिर एक्सपीरियंसेस कंसीडर करते हो, उसी हिसाब से इवेल्युएशन करते हो. सो ऑब्जेक्टिव्स पे फोकस करते हैं. चूंकि यहाँ पे इनपुट एंड रिजल्ट प्रोसेस और सिस्टम की बात हो रही है, सो हम ऑब्जेक्टिव को एक आउटकम की तरह, लर्निंग आउटकम की तरह भी लेके चलते हैं. सो हम एंड रिजल्ट ऑफ एजुकेशन जो है वो क्रिटिसिज्म रहेगा इसका, उसको मानेंगे एंड रिजल्ट ऑफ एजुकेशन जो है, क्योंकि आप उसके ऊपर फोकस कर रहे हो. तो सी ऑप्शन आपका बेटर रहेगा. कॉम्पिटेंसी बेस्ड मॉडल ऑफ करिकुलम प्राइमरीली एम्फेसाइजेज. कॉम्पिटेंसी बेस्ड है तो किस पे? कॉम्पिटेंसी की वर्ड जब भी आए तो हम क्राइटेरिया रेफरेंस या मास्टरी लर्निंग की बात करते हैं. सो आप सब्जेक्ट हायरार्की से रिजिड अडियरेंस रखोगे, यानी उसी से चिपक के रहोगे, उसी हिसाब से बिल्कुल आप सारी चीजें करोगे, तो ये गलत है. टीचर सेंटर्ड लेक्चर डिलीवरी नहीं. कॉम्पिटेंसी की बात हो रही है तो हम बच्चे में कॉम्पिटेंसी डेवलप करेंगे ना, तो लर्नर सेंटर्ड हुआ ना. टाइम बाउंड कवरेज है प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस का, ऐसा भी नहीं है. तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही है जी. मास्टरी ऑफ क्लियरली डिफाइंड आउटकम्स, लर्निंग आउटकम्स एंड परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स. ओके. Which of the following are recognized grading system in educational evaluation? Recognized का पूछा है. परसेंटेज ग्रेडिंग होती है, CGPA, GPA ये भी होता है, मास्टरी ग्रेडिंग सारी तरीके की होती है. रिकग्निशन किसको मिली है? तो आपका आंसर 1 2 3 रहेगा. अगर आप ये देखो ज्यादा कौन सा यूज होता है, तो पहले 2 ज्यादा यूज होते हैं. ओके, बट रिकग्निशन तो सबको मिली है. Which of the following is not a characteristic of good or standard questionnaire? तो एक अच्छा questionnaire जो होगा उसमें open ended questions या allows for elaboration नहीं. अच्छे questionnaire में close ended, language simple होगी, कोई jargoning नहीं होगी, neutral होगा, ये चीजें ज्यादा देखने को मिलेंगी. open ended उसको ambiguous बना देगा, उसको हम अच्छे से evaluate नहीं कर पाएंगे. So A option गलत कैरेक्टरिस्टिक है. Which statement best defines criteria referenced measurement? Criteria referenced measurement में हम क्राइटेरिया पे फोकस करते हैं. नॉर्म रेफरेंस्ड मेजरमेंट में हम रैंकिंग, कंपैरिजन उन पे फोकस करते हैं, रिलेटिविटी पे फोकस करते हैं. ओके, जैसे यूजीसी नेट का रिजल्ट आता है तो उसमें आप टॉप वाले बच्चों को JRF नेट वो चीजें देते हो ना, तो वो चीज कंपैरेटिव है. ठीक है कि वो कट ऑफ जब नीचे ऊपर जा रही है तो वो एक दूसरे से या उस टाइम पे जिन बच्चों ने पेपर दिया उनको कंपेयर करके जा रही है वो. ओके, क्राइटेरिया रेफरेंस में जैसे सीटेट का टेस्ट देते हो कि भाई 90 नंबर आने चाहिए, अब जिसके 90 आ रहे हैं, 91 आ रहे हैं, वो भी सेम है, और जिसके 149 आ गए वो भी सेम है. ओके, सो दैट इज क्राइटेरिया रेफरेंस. यूजीसी वाला जो हम पेपर दे रहे हैं दैट इज नॉर्म रेफरेंस. ओके, सो नो क्राइटेरिया रेफरेंस मेजरमेंट को क्या बेस्ट डिफाइन करता है? इवैल्यूएशन इज यूज्ड टू रैंक लर्नर्स विद इन अ ग्रुप. नहीं, रैंकिंग तो हम नॉर्म रेफरेंस में करते हैं. परफॉर्मेंस इज जज्ड अगेंस्ट डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स विदाउट पीयर कंपैरिजन. यस, ये अच्छा लग रहा है. कंपैरिजन नहीं हो रहा है एक तो, और दूसरा जो जजमेंट है वो डिफाइंड क्राइटेरिया पे हो रही है, डिफाइंड ऑब्जेक्टिव्स पे हो रही है. परफॉर्मेंस इज इंटरप्रेटेड रिलेटिव टू अ नॉर्मेटिव ग्रुप. रिलेटिविटी नहीं है, रिलेटिविटी आ गई तो रैंकिंग आ गई. Scores are fitted to a normal distribution for comparison. Comparison तो हम कर ही नहीं रहे हैं, स्पेशली किसी और से तो बिल्कुल नहीं कर रहे हैं. सो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है. Which evaluation method involves purposeful controlled interaction to obtain in-depth qualitative information from an individual? So अगर आपको in-depth चीजें जाननी है इस पर्पस के साथ, जिसमें purposeful और controlled interaction हो, तो आप ऑब्जर्व करोगे, इंटरव्यू लोगे, क्वेश्चनेयर दोगे या सोशियोमेट्री. तो सबसे बढ़िया तरीका इंटरव्यू का है जी. ठीक है, तो आप जिस तरीके से जो क्वेश्चन पूछना चाहोगे, जो जानना चाहोगे इन डेप्थ, वो आप पूछ लोगे.
टेस्ट एंड असेसमेंट्स आर रिलेटिवली एक्सपेंसिव होते हैं, प्रीशियस होते हैं, इनएक्सपेंसिव, वेरी एक्सपेंसिव। सो ये टर्म्स हम नहीं जस्टिफाई कर पाएंगे कि भाई कोई भी टेस्ट या असेसमेंट जो है वो एक दूसरे के कंपैरिजन में एक्सपेंसिव, इनएक्सपेंसिव या फिर आपका वेरी एक्सपेंसिव है या प्रीशियस है। तो देखो एक्सपेंसिव पे तो हम नहीं जाते हैं, तो हम इनएक्सपेंसिव पे जा सकते हैं, आर रिलेटिवली इनएक्सपेंसिव। ठीक है, okay, main purpose of summative assessment is grading or improved instructions या grading और certification या grading and remedial teaching। देखो remedial teaching, improved instruction formative में जाएंगी और summative में grading जा सकती है, बट grading के साथ certification दे दिया तो ये बेस्ट ऑप्शन हो गया। ओके कि आप जजमेंट दे रहे हो, सर्टिफाई कर रहे हो, सो दैट इज इंक्लूडेड इन द समेटिव असेसमेंट एंड दैट्स द मेन पर्पस ऑफ समेटिव असेसमेंट। CCE is carried out through formative assessment evaluation, तो continuous and comprehensive evaluation की बात हो रही है, तो उसमें हम formative, summative दोनों तरीके का evaluation करते हैं, तो बेस्ट ऑप्शन हमारा both 1 and 2 हो गया। Dash test items are generally more efficient and reliable in measuring factual knowledge। फैक्चुअल नॉलेज अगर जाननी है तो आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पे फोकस करते हो, सब्जेक्टिविटी अगर आपने जाननी है तो आप प्रोजेक्टिव, एसे टाइप या परफॉर्मेंस वो चीजें देखोगे, बट ऑब्जेक्टिव टाइप आपको बिल्कुल फैक्चुअल नॉलेज जो आपको रट्टाफिकेशन से एक सही आंसर पे पहुंचना है वो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप से पता चल जाएगा। Which one of the following methods of converting marks into grades ensures that grade boundaries are determined based on distribution of score within a group? सो विद इन अ ग्रुप की बात हो रही है, ये एब्सोल्यूट ग्रेडिंग मेथड है, क्यूमुलेटिव है, नॉर्म रेफरेंस्ड है या क्राइटेरिया रेफरेंस है। सो आंसर क्या हो गया जी, नॉर्म रेफरेंस्ड, क्योंकि विद इन अ ग्रुप आप कंपेयर कर रहे हो। Which of the following are commonly classified as subjective methods of data collection in educational evaluation? So observation, interview, case study, autobiographical method और projective technique, questionnaire और rating scales। तो आपसे subjective पूछा है, questionnaire और rating scales objective होते हैं, autobiography, observe करना, interview, ये सारी चीजें subjective techniques हैं। तो आंसर आपका first and second रहेगा। Okay? Which situation represents test retest reliability in educational measurements? Test retest reliability यानी आपने एक टेस्ट लिया, कुछ टाइम बाद, कुछ गैप के बाद दूसरा सेम टेस्ट सेम लर्नर्स पे लिया, agreement in score assigned by different examiners to the same response, ये inter rater reliability रहेगी, यानी जो रेट कर रहा है इंसान, एग्जामिनर जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। Similar result from equivalent parallel test forms administered to same group of learners, तो यहाँ पे आप equivalent parallel में दो सेम तरीके के टेस्ट बनाते हो, तो वो equivalent parallel में चला गया। High internal consistency among items within a single test form measuring the same construct, या consistent scores across repeated administration of same test under similar condition, ये आपका टेस्ट रीटेस्ट की बात कर रहा है, तो डी ऑप्शन सही है। फॉर्मेटिव असेसमेंट इज प्राइमरीली डायरेक्टेड टुवर्ड्स, तो फॉर्मेटिव में किसकी बात करते हो आप, इंप्रूवमेंट की बात करते हो। सो इंप्रूविंग करिकुलम, इंस्ट्रक्शन, लर्निंग ऑफ लर्नर या लर्निंग एंड इंस्ट्रक्शन। सो लर्निंग और इंस्ट्रक्शन दोनों ही तो आ गए यहाँ पे, तो लर्निंग, डी ऑप्शन भी आ गया, बी ऑप्शन भी आ गया, तो आंसर आपका सी सही आ गया। Okay, in norm reference test what does a student's score primarily indicate? So norm reference में वो क्या show करता है, the extent to which student has mastered predetermined instructional objective, नहीं, ये criteria reference में होगा जब आप ये check कर रहे हो कि predetermined instructional objective पे कितनी mastery हासिल की है बच्चे ने। The level of individual progress achieved over a fixed period of time, तो एक फिक्स पीरियड में जो इंडिविजुअल प्रोग्रेस बच्चे ने अटेन की है। जब आप इंडिविजुअल प्रोग्रेस की बात करते हो दैट मीन्स आप बच्चे को उसी की पिछली परफॉर्मेंस से कंपेयर कर रहे हो, और वो क्राइटेरिया रेफरेंस में ज्यादा होता है जब हम मास्टरी लर्निंग की बात करते हैं, ना कि नॉर्म रेफरेंस में। स्टूडेंट्स नहीं, स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टीज रिक्वायरिंग रेमेडियल इंस्ट्रक्शन नहीं, क्योंकि आप स्पेसिफिक लर्निंग डिफिकल्टी की बात कर रहे हो, यहाँ तो ये कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा। स्टूडेंट का रिलेटिव स्कोर एज कंपेयर टू अदर इन द ग्रुप, ये आपका इंडिकेट करेगा नॉर्म रेफरेंस टेस्ट। ओके, डी ऑप्शन। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBCS? सो इट्स योर चॉइस और अ कंप्लीट सिस्टम, क्रेडिट सिस्टम है, तो चॉइस बेस्ड सिस्टम है ये, और क्रेडिट्स आएंगे इसके अंदर। ठीक है, सो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, थर्ड ऑप्शन। Which one of the following is an example of summative evaluation? तो end term,
सो क्वार्टरली एग्जाम है, एनुअल एग्जाम है, मिड टर्म टेस्ट है या हाफ ईयरली एग्जाम है? सो समेटिव में क्या आ गया जी? आपका एनुअल एग्जाम आ गया, एंड टर्म में जो आप ले रहे हो। टेलीविजन किसने इन्वेंट किया? ब्लूम ने, पियाजे ने, रोजर ने, बर्ड ने, जेएल बर्ड। सो देखो ब्लूम, पियाजे, रोजर तो फॉर श्योर नहीं है, तो एक ही ऑप्शन बचा हमारे पास, जेएल, ये आपका जॉन लॉइज बर्ड, BAIRD, बर्ड। ठीक है, स्कॉटिश इन्वेंटर हैं ये, 1926 में मैकेनिकल टेलीविजन सिस्टम इन्होंने डेमोन्स्ट्रेट किया था। Which of the following is not related to affective domain in Bloom's taxonomy of behavioral objectives? तो ब्लूम की टेक्सोनॉमी सिलेबस में स्पेसिफिकली मेंशन हो ना हो डजेंट मैटर, बट आपको ये चीज पता होनी चाहिए। रिसीविंग, वैल्यूइंग, कोऑर्डिनेशन और रिस्पॉन्डिंग। सो अफेक्टिव डोमेन से रिलेटेड कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है जी? कोऑर्डिनेशन नहीं है, क्योंकि अफेक्टिव में हम इमोशनल एस्पेक्ट की बात करते हैं। विच टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज यूज्ड टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस? सो लर्निंग प्रोसेस को जब आप मॉनिटर कर रहे हो, प्रोसेस को, ओके, सो प्रोसेस में प्लेसमेंट, समेटिव, डायग्नोस्टिक, फॉर्मेटिव, तो ऑब्वियसली फॉर्मेटिव ऑप्शन बेटर रहेगा क्योंकि आप ड्यूरिंग द प्रोसेस की बात कर रहे हो। Michael Shriven was associated with continuous internal evaluation, criteria referenced evaluation, formative, summative evaluation, absolute and relative evaluation. So Michael Shriven की जब आप बात करोगे, so formative, summative evaluation की बात इन्होंने की है। ये यूजुअली हम करिकुलम में पढ़ते हैं, बट करिकुलम बहुत ज्यादा आपके इस सिलेबस में नहीं है डिटेल में, बट मैंने नेट वाले सिलेबस में करवा रखा है और आपको करना भी है क्योंकि क्वेश्चंस का पता नहीं होता कहाँ से आ जाए। Which of the following is not a step of micro teaching? So plan करना, evaluate करना, teach करना, feedback देना। So देखो प्लानिंग आप करोगे, माइक्रो टीचिंग के स्टेप में प्लानिंग होती है, प्लानिंग या रीप्लान भी होता है। प्लान वैसे एग्जैक्ट स्टेप में नहीं होता है, आपने प्लान किया, टीच किया, फीडबैक मिला, फिर आपने रीप्लान किया, रीटीच किया, आपको रीफीडबैक मिला। सो यानी इवेल्युएशन कहीं भी नहीं है यहाँ। सो बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा जी। Okay, last question for today. Brainstorming model is used to improve which of the following? Understanding, motivation, reinforcement या problem solving. So brainstorming की बात कर रहे हो तो किस चीज को improve करेगा कि आपके दिमाग में चीजों को और बेटर तरीके से आप समझ पाओ, प्रॉब्लम को solve कर पाओ। So problem solving पे फोकस करेगा, डी ऑप्शन। ठीक है जी, ये आपकी 7th क्लास यहाँ पर समाप्त होती है। आई होप आपको हेल्प मिलेगी इन क्लासेस से। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये। इन क्वेश्चंस में से तो आपने जब तक प्रैक्टिस करना है जब तक आपके सारे क्वेश्चंस ठीक नहीं हो जाते, ओके, तो तब तक आपको इन्हीं क्वेश्चन से प्रैक्टिस करनी है। यू डोंट नीड एनी मॉक टेस्ट, ओके। बाकी आपके जो मैंने मैराथन्स करवा रखी हैं 10, उनमें नेट के क्वेश्चंस ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं और आप एडिशनली ये क्वेश्चंस कर लोगे तो सारी चीजें मोर देन इनफ है। This was all about today. Thank you so much for watching. Be happy, keep smiling, subscribe to Inculcate Learning because it is absolutely free. Be consistent in your efforts. Take care. See you in next class.